कल हम लोग देखे थे प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या है, किस प्रकार का रचना है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सारी बातें हम लोग कल किए थे। और अब दिखा रहा है एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका का बनावट किस प्रकार का है, इसमें कौन कौन सी रचना है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो पहले तो हम लोग जंतु कोशिका में देखेंगे, बाहरी एक रचना होता है, झिल्ली होती है। इस झिल्ली का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर में मतलब एनिमल सेल के अंदर में एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक गोल सा रचना है जिसका नाम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके ऊपर में एक गोलाकार रचना देख रहे हैं, सूक्ष्म रचना होता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। केंद्रक से लगे नलिकाकार रचना होता है, केंद्रक से जुड़ा होता है, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ कहेंगे क्योंकि इस पर दाना जैसा कोई रचना नहीं है। एक और नली जैसी रचना देख रहे हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। रफ इसलिए कहे कि इस पर दानादार रचना देख रहे हैं ना, दाना जैसा रचना बना हुआ है। दाना जैसा रचना के चलते इसका नाम पड़ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। अब इस पर जो दाना देखे इसका नाम है राइबोसोम। इस दाना का नाम है राइबोसोम। सबका कार्य दिखाएंगे, राइबोसोम क्या है, इसका क्या फंक्शन है, एक एक करके दिखाएंगे फिर। लेकिन अभी देखें कि दाना जैसा रचना का नाम राइबोसोम है। इसके बाद कोशिका द्रव्य में ही एक और रचना है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आगे डिटेल करेंगे, ये अभी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद केंद्रक की जस्ट लगे एक और नलिका जैसा रचना है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। इसका नाम गोल्जी एपरेटस भी है। इसके अतिरिक्त एक और रचना देख रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। तो जितने ही पार्ट्स आपको दिखाए वो है एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल कल देखे, आज देखे एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या है, एनिमल सेल में क्या है, और दोनों का कार्य, दोनों में कोशिकांगों का मतलब सेल ऑर्गेनेल का कार्य क्या क्या है। एक बात बतला दें कि सेल के अंदर में जितना पार्ट्स आप देखें इसका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग हिंदी में कहते हैं। जब मान लें माइटोकॉन्ड्रिया है तो कोशिकांग कहलाएगा, गोल्जी बॉडी है तो कोशिकांग कहलाएगा, यानी सेल ऑर्गेनेल कहलाएगा। इसका क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में फिर हम एक एक करके डिटेल दिखाएंगे। तो ये हो गया आपको प्लांट सेल और दूसरा हो गया एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, दोनों में पहले अंतर देख लें और इसके बाद उठाएंगे एक एक करके और वर्णन करते जाएंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर अभी देखेंगे। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में अंतर देखना है। अंतर प्लांट सेल और एनिमल सेल में पहले देखें कि अंतर क्या है। बहुत सारे पार्ट्स जो प्लांट सेल में है वो एनिमल सेल में भी है, लेकिन कौन सा पार्ट्स प्लांट सेल में है जो एनिमल सेल में नहीं है वो दिखाएंगे हम अंतर में। तो एक तरफ लिखते हैं प्लांट सेल और दूसरी तरफ हो गया एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब देखेंगे प्लांट सेल में क्या है। पहला कि इसमें सेल वाल दिख रहे थे ना, तो प्लांट सेल में रहता है सेल वाल प्रेजेंट। सेल वाल प्रेजेंट यानी उपस्थित। लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है। इसमें सेल वाल एब्सेंट। सेल वाल एब्सेंट किस में, एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में सेल वाल उपस्थित होता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है। अब प्लांट एनिमल का मेन पहचान सेल वाल से है। जिसमें सेल वाल है वो प्लांट और जिसमें सेल वाल नहीं है एनिमल सेल हो जाएगा। तो मुख्य पहचान प्लांट सेल एनिमल सेल में किसका है, सेल वाल का। सेल वाल अगर है तो प्लांट है, सेल वाल नहीं है तो एनिमल। पूछता है क्वेश्चन इस तरह से कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुख्य विभेद कौन करता है, तो सेल वाल। दूसरा
इसमें अब देखें कि क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट। तीसरा नंबर देखते हैं वैक्यूल, हिंदी में कहते हैं रसधानी या रिक्तिका, तो वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें वैक्यूल एब्सेंट है या उपस्थित भी रहेगा तो बहुत छोटा। कारण यह है कि प्लांट सेल शीघ्रता से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ने के बाद बीच में गैप हो जाता है ना, उस गैप का नाम वैक्यूल है। लेकिन एनिमल सेल में वृद्धि धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे होने के चलते इसमें वैक्यूल नहीं बन पाता या रहता भी है तो बहुत छोटा, तो एब्सेंट रहेगा या रहेगा भी तो बहुत छोटा होगा। 4 नंबर में देखते हैं इसमें कि लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रायः एब्सेंट। प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रायः एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट। लाइसोसोम एनिमल सेल में उपस्थित होता है। और 5 नंबर में सेंट्रोसोम, याद होगा केंद्र के ऊपर में एक रचना दिखा रहे थे जिसका नाम था सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो मुख्यतः ये 5 गो विभेद देखते हैं। कौन? सेल वाल, प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट या रहेगा भी तो बहुत छोटा। प्लांट में लाइसोसोम प्रायः एब्सेंट होता है या रहेगा तो बहुत छोटा रहता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट। तो इस तरह से देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो अभी तक देखिए क्या देखें, पहले देखें कि प्लांट सेल क्या है, दूसरा एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, कौन कौन सा अंतर है, तो ये अभी हम लोग देख चुके। इसके बाद अब देखिए, अभी जैसा कहे कि प्लांट सेल एनिमल सेल में बहुत सारे कोशिकांग है जिसका कॉमन कार्य है, कॉमन रचना है। तो प्लांट सेल में पहला हम दिखाए थे, याद होगा, सेल वाल। तो पहला हम देखते हैं सेल वाल, एक एक करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में क्या देखे थे, सेल वाल, और उसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो हम क्रम से दिखाते जाएंगे। तो पहला दिखाएंगे हम सेल वाल। सेल वाल को कहते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। देखिए सेल वाल में क्या क्या है, मुख्य मुख्य पॉइंट देखें। पहले देखें एक सेल वाल केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एक दूसरा कि यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इन्हें पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो यह सेलुलोज का बना होता है। पूछता है कि सेल वाल किस पदार्थ का बना होता है, तो सेलुलोज का। तो यह सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। पहला दिखाए क्या पॉइंट कि यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखें कि यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट ना। तीसरा ये सेलुलोज का हो गया, सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और यह एक निर्जीव रचना है। तीसरा में देखेंगे पॉइंट में कि यह एक निर्जीव रचना है, निर्जीव नॉन लिविंग,
पहला देखें कि यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखें कि यह सेलुलोज का बना होता है। तीसरा कि यह है एक निर्जीव रचना है। किसके बारे में देख रहे हैं? सेल वॉल के बारे में देख रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों, कोई नहीं। तो आंसर मेरा होगा प्लांट सेल। दूसरा होगा कि प्लांट सेल किस पदार्थ का बना होता है? सेलुलोज, प्रोटीन, वसा। तो हम आंसर देंगे सेलुलोज। यह कैसा रचना है? सजीव, निर्जीव? तो आंसर हो जाएगा निर्जीव। इस तरह से इसमें क्वेश्चन उठेगा। जो क्वेश्चन भी देखते जाएंगे तो और इंटरेस्ट बनेगा। इसके बाद अब इसका कार्य देखेंगे कि सेल वॉल का कार्य क्या है। तो पहला तो हो गया कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो पहला काम इसका हो गया कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना, आकार प्रदान करना। और दूसरा कार्य है निश्चित आकार प्रदान करना, हो गया पहला। और दूसरा कि सुरक्षा प्रदान करना। सेल के अंदर में जितने पार्ट्स हैं उसका सुरक्षा देना किसका काम होगा? सेल वॉल का। तो सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। सेल के अंदर में जितने पार्ट्स हैं सबको सुरक्षा प्रदान करना किसका कार्य है? सेल वॉल का। तो सेल वॉल अभी देख रहे थे, पहला दिखाए थे प्लांट सेल में सेल वॉल। सेल वॉल के बाद दूसरा रचना आप देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिखते हैं क्या? कोशिका झिल्ली, या इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा नंबर हो गया, पहला हो गया सेल वॉल और दूसरा नंबर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। पहला क्या दिखा है? सेल वॉल, और दूसरा दिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए यह प्लांट सेल में सेल वॉल के जस्ट नीचे होता है, पहले सेल वॉल और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में यह कोशिका का सबसे बाहरी रचना है, जंतु में सबसे बाहरी रचना, और प्लांट में सेल वॉल के जस्ट अंदर नीचे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जीवित रचना है। सेल वॉल कैसा था? निर्जीव। अब प्लाज्मा झिल्ली तो यह एक जीवित रचना है, यह सजीव झिल्ली है। जीवित झिल्ली कहें, यह रचना जीवित झिल्ली है। दूसरा ये कि यह अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य का मतलब कि कुछ पदार्थ को आने जाने देगा, जो आवश्यक है सेल के लिए उसको अंदर जाने देगा, या सेल से जो अनावश्यक पदार्थ है बाहर जाने देगा। इसको कहते हैं यह अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य, इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य का मतलब कि कुछ पदार्थ को आने जाने देगा, मतलब कि जो सेल के लिए आवश्यक है उस पदार्थ को सेल में जाने देगा, या सेल में अनावश्यक पदार्थ है उसको बाहर जाने देगा। इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो यह अर्ध पारगम्य, पहला क्या देखे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवित झिल्ली है,
दूसरा कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, माने अर्धपारगम्य होता है। तीसरा देखते हैं कि यह वसा एवं प्रोटीन का बना होता है। तो यह किसके मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन का बना होता है। वसा एवं प्रोटीन का बना होता है। सेल वाल देख रहे थे, सेलुलोज का बना होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसका है, वसा और प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी बहुत सारे मत दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो मान्य मत है, मतलब सिद्धांत, वो है सिंगर एवं निकोलसन का। सिंगर एवं निकोलसन दो वैज्ञानिक थे। निकोलसन क्या कहे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी बहुत सारे मत दिए गए हैं, बनावट में अलग अलग सबका विचार है, लेकिन जो अभी मान्य है वो है सिंगर निकोलसन का। और इनके थ्योरी का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पूछता है इस तरह से कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर एवं निकोलसन ने। यह कहे कि सबसे मान्य थ्योरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण संबंधी सबसे मान्य थ्योरी कौन सा है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, ये दिखा दें थोड़ा, देखिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये देख रहे हैं जो रचना, इसका नाम है फास्फोलिपिड, मतलब वसा जिसमें फास्फोरस युक्त होता है, फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड हुआ। और ये जो देखें ऊपर में गोल संरचना, इसका नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और अंदर में जो दबा हुआ है इसका नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इस तरह का मॉडल दिया गया है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये किसने दिया, तो सिंगर और निकोलसन। और इस थ्योरी का नाम क्या है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा कार्य है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य, तो पहला कि यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। कोशिकाएं यानी सेल ऑर्गेनेल। और सेल ऑर्गेनेल का मतलब कि सेल के अंदर में जितने पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वो कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स को सुरक्षा प्रदान करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक। और दूसरा क्या कि जो पदार्थ जरूरी है सेल के लिए उस आने देगा और अनावश्यक चीज को बाहर जाने देगा, यानी पदार्थों के आवागमन में सहायक होता है, आने जाने में सहायक होता है। तो यह था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखें, और दोनों में कॉमन फंक्शन है। जो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन का कार्य है वही एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन का कार्य होगा। तो अभी दो और रचना देखे, पहला देखे क्या, सेल वॉल, दूसरा देखे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चलिए दो रचना हुआ, दोनों का कार्य देखे, बनावट देखे। और अब देखेंगे तीसरा नंबर, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। सेल्स क्वेश्चन अच्छा उठाता है और सेल एक कंसेप्चुअल चैप्टर होगा। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अब जाने।
देखिए सेल, प्लांट सेल में भी देख रहे थे एक प्रकार का द्रव्य जिसको लिखे थे साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में भी एक प्रकार का द्रव्य था जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। अर्थात साइटोप्लाज्म प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में क्या कहेंगे कि यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का द्रव्य है। साइटोप्लाज्म क्या है? तो एक प्रकार का द्रव्य। तो यह एक प्रकार का द्रव्य है, यह एक प्रकार का द्रव्य है। तो इस द्रव्य में क्या रहता है? तो इसमें 90% जल है। साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा? 90% जल, 90% जल है। और शेष जो 10% बचा इसमें रहता है, 10% में प्रोटीन, मिनरल्स यानी खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि होता है। कितना में? 10%। और 90% क्या? जल। तो ये मिलाकर के बनता है क्या? साइटोप्लाज्म, जो प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में होगा। और इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल उपस्थित होते हैं। तो साइटोप्लाज्म देखिए कि सेल के अंदर में जो द्रव्य देखे उसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर भी एक प्रकार का द्रव होता है, उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म माने द्रव, न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो द्रव है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका के अंदर में जो द्रव है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों द्रव को मिलाकर ये न्यूक्लियस में होगा। और कोशिका के अंदर में बतलाए थे कि मुख्य रचना है जिसका नाम है केंद्रक या न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में द्रव का नाम क्या दिए? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये दोनों द्रव को मिला करके हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या है? जीव द्रव्य। यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू कहिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों को जोड़ के हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो शब्द दिया गया, ये शब्द दिए थे पुरकिंजे। पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो पुरकिंजे ने। ये टर्म दिए पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिए पुरकिंजे। अब प्रोटोप्लाज्म का खोज तो डुजार्डिन ने किया। इसका खोज करता है डुजार्डिन और नाम देने वाले थे पुरकिंजे। और हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को कहा था जीवन का भौतिक आधार। तो यहाँ से दो क्वेश्चन उठेगा। पहला कि जीवन का भौतिक आधार कौन सा है, दूसरा कि जीवन का, ये प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। किसने कहा था? हक्सले ने। तब लिख सकते हैं कि हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म नहीं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, भौतिक आधार। हक्सले ने जीव द्रव्य को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब देखिए क्या क्या अभी तक पढ़े। पहला पढ़े कोशिका द्रव्य, ये पहला पढ़े सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। दूसरा देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली,
दो चीज हुआ। तीसरा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, तीन चीजें भी देखें। अब देखेंगे कि कोशिका द्रव्य में एक रचना है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जितना भी सेल में दिखाए हैं सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग सब के बारे में लिखेंगे एक एक करके। तो तीन, चौथा नंबर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी सेल साइटोप्लाज्म में देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर हम लोग देखे थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखे थे। अब देखिए कि पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, माने प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो यह है प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एक पॉइंट देखें और दूसरा में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कोलिकर, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? कोलिकर ने। तो इसका हो गया खोजकर्ता कोलिकर। कोलिकर वैज्ञानिक का नाम है कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता का नाम कोलिकर। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दो पॉइंट देखें। तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहे थे आल्टमैन। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बायोप्लास्ट। तो पूछेगा कि आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, तो बायोप्लास्ट। आल्टमैन वैज्ञानिक का नाम है आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट कहा। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजकर्ता कौन? कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इतना चीज भी देखें। और अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया, खोजकर्ता जान गए, आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया गया वो दिए थे सी बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा ने दिया। सी बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधी बात देख रहे थे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के लिए है। हाँ, तो अब देखते हैं कि इसका रचना कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रचना, और तब उसके बाद कार्य इसका देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रचना यानी स्ट्रक्चर, बनावट, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर हम लोग देखें। यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। वो प्लांट सेल का हो या एनिमल सेल का, दोनों में सेम फिगर देख रहे हैं, सेम फंक्शन होगा, समान कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा रचना है और क्या नाम है, इसका एक एक करके देखें। पहला ही बाहरी जो झिल्ली देख रहे हैं, मेम्ब्रेन, जिसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली को क्या कहे? आउटर मेम्ब्रेन।
ये अंदर में झिल्ली देख रहे हैं, इसका नाम है इनर मेम्ब्रेन। इनर माने अंदर, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा देखे इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में अंगुली जैसी रचना देख रहे हैं, फिंगर लाइक रचना है, जिसका नाम है क्रिस्टी। क्रिस्टी, अंगुली जैसी रचना का नाम क्रिस्टी, हिंदी में भी क्रिस्टी लिखेंगे, क्रिस्टी। और देखिए क्रिस्टी के ऊपर में एक रचना देख रहे हैं कण जैसा लगा हुआ, इसका नाम है ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम, या एक और नाम इसका है और F1 पार्टिकल, इसका नाम है F1 पार्टिकल। किस में? क्रिस्टी में। पूछेगा कि ऑक्सीजोम किससे रिलेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इसमें कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से क्वेश्चन अंदर से पूछता है और इस पर हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इसमें एक प्रकार का द्रव्य देख रहे हैं, इस द्रव्य का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कहते हैं आधार द्रव्य कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो आंसर देंगे हम लोग क्या? मैट्रिक्स। लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाएंगे, जिस चैप्टर खत्म हो जाएगा ये सेल, तो सेल में जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो एक बार दिखा देंगे। टेस्ट भी हम लोग रखेंगे, एक दो दिन में हम इसकी घोषणा कर देंगे टेस्ट का भी। टेस्ट तो एकदम मस्ट है, वो ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का, दोनों के लिए टेस्ट मस्ट होगा। तो जल्दी ही एक दो दिन में हम घोषणा कर देंगे हम टेस्ट किस दिन लेने जा रहे हैं। और इसको एकदम विधिवत रखेंगे, जब तक आप लोग एग्जाम नहीं देंगे तब तक टेस्ट और एक क्रैश कोर्स दोनों मिला करके हम लोग पूरा करते रहेंगे। एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा जाए ना, इसमें हम लोग भी मेहनत करेंगे, अभी मेहनत करें ना, दोनों का मेहनत रंग लाएगा और आपको रिजल्ट देने से कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए मैट्रिक्स हो गया आधार द्रव्य, और इसमें दाना जैसा रचना देख रहे हैं, इसका नाम है राइबोसोम। ध्यान होगा कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में भी था, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, तो इसमें राइबोसोम भी है। और एक वृत्ताकार डीएनए इसमें होता है, जिसका नाम है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जो टर्म था वो भी देख चुके। एक बार से हम बोल दें, इसका कार्य बोल दें। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी रचना है। बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाले झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन से अंगुली जैसी रचना निकली हुई है, इस अंगुली जैसी रचना का नाम क्रिस्टी है। क्रिस्टी पर देख रहे हैं सूक्ष्म दाना जैसा रचना, इसका नाम है ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल देखते हैं। अब इसमें एक प्रकार का जो द्रव्य है इसका नाम है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए इत्यादि उपस्थित होता है। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन एंजाइम पाया जाता है जो श्वसन के लिए जरूरत है, और श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन करते हैं किसके लिए? ऊर्जा के लिए करते हैं, और वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में जमा रखता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है और एटीपी के रूप में संचित रहता है। तो पूछेगा कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन में कौन सहायक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा और एक एक क्वेश्चन पर हम फोकस करेंगे। तो यह हुआ क्या? रचना, माइटोकॉन्ड्रिया का रचना। कार्य भी आप देखें, तब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या क्या है कार्य में। इसका कार्य यही बतलाए कि यह कोशिकीय श्वसन में सहायक है, और कोशिकीय श्वसन की जब क्रिया होगी तब ऊर्जा का निर्माण होगा और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहेगा। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो इसका कार्य है कोशिकीय श्वसन में सहायक। श्वसन एक चैप्टर होगा और उसमें जो पढ़ेंगे ना तो डिटेल बतलाएंगे कि किस प्रकार श्वसन में सहायक होगा और श्वसन में क्या बनेगा दिखाएंगे। और दूसरा नंबर हो गया इसका कि यह एडीपी को एटीपी में बदलता है। तो यह एडीपी को एटीपी में तथा इसी को रिवर्स करेंगे, एटीपी से एडीपी का निर्माण होगा तथा एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है। देखिए एडीपी क्या है, एटीपी क्या है। तो एडीपी का नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई माने दो, फॉस्फेट माने फास्फोरस, तो इसमें दो फास्फोरस का यूज है तो लिखाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन क्षार है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अब एडीपी एक फास्फोरस लेकर के, डी माने डाई, डाई माने दो, तो इसमें दो फास्फोरस है, एक ये देख रहे हैं दो अब एक तीन, एक फास्फोरस, फास्फोरस तो बॉडी में है ही, जो भोजन लेते हैं इसके द्वारा फास्फोरस की पूर्ति होती है ना। तो ये फास्फोरस और प्लस एनर्जी, अब एनर्जी कहाँ से आया, जो भोजन करते हैं वो ग्लूकोज टूटता है कोशिका में और ग्लूकोज टूट करके क्या देता है, एनर्जी ना। अब उस एनर्जी को अब ये एब्जॉर्ब करेगा, एडीपी अब पी और एनर्जी ये मिल करके बनाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई माने तीन, तो ये डाई यानी दो फास्फोरस अब एक तीन फास्फोरस, तो तीन फास्फोरस को क्या पढ़ेंगे, ट्राई, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यानी कि एटीपी का पूरा नाम क्या हुआ, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का निर्माण कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी में क्या है, ऊर्जा है ना, एनर्जी देख रहे हैं ना, तो एनर्जी इसी में है, तो ये एनर्जी को लेकर के एटीपी बना है, इसलिए मैंने एटीपी में क्या ऊर्जा है, तो ऊर्जा है इसलिए इसका नाम पड़ गया एनर्जी करेंसी। तो पूछेगा कि एटीपी को क्या कहते हैं, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा, मुद्रा माने रुपया पैसा। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी कहेंगे क्योंकि एटीपी फिर टूट करके अब फिर एनर्जी देगा, इसलिए इसको कहा गया एनर्जी करेंसी। पूछा कि हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, तो एटीपी को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये देख रहे थे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या पढ़ेंगे, तो पांचवा पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो क्या नंबर, 5 नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
शॉर्ट में इसको क्या कह रहे थे, ER, शॉर्ट में कह रहे थे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में फिर आगे देखेंगे ना, आगे अध्ययन करेंगे। तब तक का 4-5 जो बतलाए हैं उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और अभी से बढ़िया से तैयारी करेंगे तो NTPC या ग्रुप D में हम लोग सफलता हासिल करेंगे। और आपके साथ ये मेरी कामना है कि आप लोग NTPC में अच्छा पोस्ट प्राप्त करें ना। थैंक यू वेरी मच।